हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग गॉडजिला। इस कहानी की शुरुआत में हमें 1917 का दौर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स एक माइन में काम कर रहे होते हैं। उन पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी वहां पर होता है, जिसे एक आदमी बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ रेडिएशन यानी कि शुआएं महसूस हुई और उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे यूरेनियम है, और वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी वहां पर मंगवा ली और काम शुरू कर दिया कि देखते ही देखते काम के दौरान वो जमीन अंदर घुसने लगती, यानी कि गार में जाने लगती है। तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस गार के अंदर जाते, यानी कि जमीन के नीचे। तो वहां पर उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन मिलता है। जब डॉक्टर उस पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई स्केलेटन नहीं है, बल्कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा जानवर है जो यहाँ पर सो रहा था और रोशनी पड़ने पर ये जिंदा हो गया था। और फिर हमें यह दिखाया गया कि वो जानवर खेत से निकलकर समंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ जापान में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि जिस जगह से वो जानवर निकला था वहां से अर्थ का एक अर्थक्वेक यहाँ तक आ रहा है। उस जगह पर एक प्लांट होता है। वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपना वो प्लांट खत्म करना पड़ेगा। तभी उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को लेकर वहां से चला जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे कोई अच्छी बात नहीं लग रही, तो तब तक तुम मेरे प्लांट में मेरी कुछ टीम के साथ रहोगी। फिर हमें वही साइंटिस्ट एक लैब में दिखाया जाता है जो कि पता लगा रहा था कि असल में ये अर्थक्वेक के झटके आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि सब मशीनरी बंद कर दी जाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये झटके किस चीज की है और कहीं ये हमें नुकसान ही ना पहुंचाए। उसी के साथ वहां पर फिर से अर्थक्वेक आने लगता है और साइंटिस्ट की वाइफ भी वहां पर आ जाती है। वो वहां से भागने लगती है और चैम्बर में ब्लास्ट होने की वजह से एक पॉइजन गैस यानी कि जहरीली गैस उसकी तरफ बढ़ने लगती है। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस पूरी तरह से उस कैबिन में फैलने लगी थी। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले कि ये गैस यहाँ तक पहुंच जाए, और ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट को दरवाजा बंद करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर रह गई थी। वो उसे कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखना। फिर उसी के साथ रेडिएशन की वजह से वो पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। फोर्ड भी अपने स्कूल से ये सब देख रहा था और हमें 15 साल बाद का वक्त टाइम दिखाया जाता है। फोर्ड अब एक फौजी बन चुका था और कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद घर वापस आया था। वो अब मैरिड था। उसकी वाइफ को कॉल आती है कि फोर्ड के डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है। फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था क्योंकि वो समझता था कि उसकी मदर की डेथ उसकी वजह से हुई है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो मान जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है। फिर वो दोनों घर आते हैं तो उसका फादर उससे कहता है कि बेटा वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ रेडिएशन थी और सेम चीज हम अभी भी महसूस कर रहे हैं फिर से, और वो अभी भी फिर से इसलिए अरेस्ट हुआ था क्योंकि वो उस जगह पर गया था जहां पर पुलिस ने जाने से मना किया था। वो बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी नोट की है, यानी कि वहां पर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, तो मुझे वहां पर जाकर देखना होगा और ये साबित करना होगा कि उस रोज प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो फिर फोर्ड भी अपने फादर के साथ वहां पर जाता है। वो लोग नोट करते हैं कि वहां पर कोई जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं थी। वहां पर पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, और वहां पर वही डॉक्टर जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था वो भी होता है। वो सब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आखिर तुम वहां पर बार बार क्यों जाते हो, तो वो सब कुछ बताने लगता है जो वो करना चाहता था। डॉक्टर ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो उसे भी नहीं पता थी। वो वहां पर एक बहुत बड़ी पत्थर जैसी चीज पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक वो पत्थर हिलने लगता है तो वो लोग उस पर बिजली फेंकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। वो पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर सामने आता है। वो क्रिएचर बहुत ही बड़ा था और लोगों पर बिजली जैसी कोई चीज फेंक रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो जानवर खुद को आजाद करवाकर उस प्लेनेट से बाहर आ जाता है और वहां से उड़ जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने का कहते हैं। डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्ड को भी ले लेता है, लेकिन इस वाकये की वजह से साइंटिस्ट काफी जख्मी हो गया। वहां जाकर उनका हेड उन्हें बताता है कि ये कोई क्रिएचर आम क्रिएचर नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि ये वहां से अपनी एनर्जी ले सके। वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी इसे ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो आज तक नहीं मरा। उसका नाम गॉडजिला था और ये वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे, और वो चलता चलता यहाँ
पर जापान के एक प्लांट में आ गया, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो बहुत सारी एनर्जी एक साथ ले पाता। और उसी के साथ हमें दिखाते हैं कि साइंटिस्ट की वहां पर डेथ हो जाती है और सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आज तो ये मरे हैं, कल को कोई और भी मर सकता है। तभी अचानक वहां पर हेड को कॉल आती है कि एक समंदर से कुछ अजीबो गरीब रेडिएशंस आ रही है और उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहीं पर मौजूद है और वो वहां पर न्यूक्लियर बम खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वहां पर किसी और चीज़ के भी सिग्नल्स मिल रहे थे। वहां पर कुछ लोग भेजे गए थे जो देखते हैं कि समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा था। ये वही खतरनाक क्रिएचर था जो कि अब शहर में आ चुका था और सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो कि गुस्से से चिल्ला रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज़ आती है कि वो क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया। वो खतरनाक क्रिएचर समंदर में जाकर और भी जानवरों को अपने साथ मिला रहा था। डॉक्टर की टीम मेंबर कहती है कि ये बहुत टाइम पहले हमें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान के इसी प्लांट पर चला गया था और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह पर महफूज करके रख दिया गया था। जब कुछ लोगों को वहां पर देखने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग देखते हैं कि उस अंडे में से जानवर निकलकर कहीं जा चुका है। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था और वो उनमें से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाकर तबाही मचा रहा था। उन दोनों को अब पुलिस ढूंढने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर की फोटोज देख रहे होते हैं और वहां पर नोट करते हैं कि उस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के थे। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये फीमेल है और पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेज दिया जाता था कि वो भी क्रिएचर को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर्स बहुत ज्यादा तबाही मचा रही हैं। तो वो हेड उनसे कहता है कि हमें उन्हें एक बहुत ही खतरनाक बम से उड़ाना होगा। तो कैप्टन कहता है कि उससे तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि उन्हें तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, इससे तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वो हेड कहता है कि हम इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं, रिस्क तो लेना होगा। वो दोनों क्रिएचर्स अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी रेडिएशन को खुद में फिल करने के लिए एक समंदर में जा रहे थे क्योंकि समंदर की गहराई से उन्हें बहुत ज्यादा रेडिएशन मिली थी और दूसरी तरफ गॉडजिला उन्हें मारने आ रहा था। तो ये सब लोग भी समंदर की तरफ बढ़ते हैं और न्यूक्लियर बम भी अपने साथ रख लेते हैं और फोर्ड भी उन पे नजर रखे हुआ था। वो बम उन्होंने एक बोर्ड पर रखा हुआ था। मेल क्रिएचर आकर उस बोर्ड पर अटैक कर देता है और वो न्यूक्लियर बम उठाकर वहां से चला जाता है। अब वो दोनों क्रिएचर उस न्यूक्लियर बम को उठाकर वहां से दूर चले गए थे क्योंकि उन्हें वो चीज मिल गई थी जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। तो वो लोग सोचते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो शायद गॉडजिला हम सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे, लेकिन थैंक गॉड गॉडजिला वहां पर आ जाता है और आर्मी भी वहां पर थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला उस क्रिएचर के सामने आ जाता है और ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं और ये दोनों बहुत बड़े थे और लड़ते लड़ते बहुत सारी चीजें तोड़ रहे थे। तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था। तो गॉडजिला उससे आसानी से लड़ पा रहा था और उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देती है और अब गॉडजिला उन दोनों से अकेला लड़ रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे और आर्मी वहां पर एक बम को टाइमर लगाकर वहां से बाहर आ जाती और जल्दी वो बम ब्लास्ट हो जाता है और सब के सब अंडे उस बम से फट जाते हैं। जब मेल और फीमेल क्रिएचर ये सब दिखते हैं तो उन्हें अपने अंडों की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर उस तरफ भागते हैं। और अब इस धमाके से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस धमाके की रेडिएशन गॉडजिला में एनर्जी की तरह जाने लगी और अब उसने वही एनर्जी इस्तेमाल करके अपने मुंह से उन दोनों क्रिएचर पर फेंकी और अब गॉडजिला काफी स्ट्रांग हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर से पूरी ताकत से लड़ रहा था। और यहाँ पर गॉडजिला मेल क्रिएचर को मार देता है। तो ये देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा था कि आर्मी ने उसके अंडों को खत्म कर दिया था और वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है। लेकिन गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर अपने मुंह की सारी रेडिएशन उसके मुंह में डाल देता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो मर जाती है। और फोर्ड भी यहाँ पर काफ़ी जख्मी हो चुका था लेकिन आर्मी उसे ठीक करने के लिए वहाँ से ले जाती है। अगले दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और अचानक वो उठता है और वापस समंदर में जाने के लिए चलने लगता है। वो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, उसकी दुश्मनी तो बस उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स से थी और अब जबकि उसने उन्हें मार दिया तो इसलिए वो वापस समंदर में चला जाता है। और अब दिखाया जाता है कि फोर्ड भी वापस अपनी बीवी और बेटे के पास चला जाता है और अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।